इनसे हम अभी जो ज्वलंत मुद्दा इस वक्त किसानों का जो मुद्दा चल रहा है उसके बारे में भी हम जानकारी लेना चाहेंगे। ये किसानों की तरफ से सरकार के खिलाफ वकील हैं। तो अभी जो मुद्दा चल रहा है ये कहाँ तक, ये लड़ाई कहाँ तक पहुंची है और आगे कहाँ तक जाएगी आपके अनुसार? देखिए, ये लड़ाई स्टार्ट हुई सरकार की लापरवाही से। लापरवाही किस तरह की, जब आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं तो क्या सरकार ने किसान संगठनों से बात की? क्या भारत सरकार ने देश के कृषि मंत्रियों से बात की? वो उसके पक्ष के भी हो सकते थे, विपक्ष के भी हो सकते थे, जिनको आज आरोपित किया जा रहा है। क्या उनके कृषि मंत्रालय मंत्रियों से बात की? उनसे बात करनी चाहिए थी, कृषि एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, किसान संगठनों से बात करनी चाहिए, फिर एक आप लागू होने। कानून जल्दबाजी में लागू हुआ। इन कानूनों के द्वारा मल्टीनेशनल कंपनियों को फायदा होना दिख रहा है, ऐसा किसान को लग रहा है। कारण कई हैं, जैसे कि अनलिमिटेड स्टोरेज, जो लिमिट थी उसको अनलिमिटेड कर दिया गया। इसका मतलब आप देश के किसान को, अन्नदाता को, प्रथम भाग्य विधाता को आप मल्टीनेशनल कंपनियों की दया पर नहीं छोड़ सकते। आप उनकी दया पर छोड़ दें, आप उनको उनके सहारे छोड़ दें, ऐसा नहीं है। तो आप जैसे किसानों के वकील हैं, तो आपके अनुसार भी ये तीनों जो बिल, किसान बिल हैं तीनों, और वो काले बिल कहलाए जाएंगे? देखिए, काले गोरे का भेद नहीं, ये किसान की लड़ाई है। ये मजदूर खेतीहर किसान, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, वो सारी दुनिया मांगेगा। आप उसे इस बंधन में नहीं बांध सकते। वो प्रकृति से लड़ता है, वो जवान देता है अपनी कोख से पैदा करके, फिर वो देश की सीमा पर शहीद करके अपने बेटे को बुलाता है तिरंगे में लिपटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज में। ये जो संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, यहाँ जो राष्ट्रीय ध्वज लहराते हैं हमारे, ये हवा से नहीं लहराते, ये हमारे उन बलिदानों की शहादत से निकली हुई त्याग और तपस्या की हवा से लहराते हैं। तब हमारा देश सुरक्षित है। अन्नदाता जवान को भोजन देता है, सीमा पर जवान भेजता है, तब हमारा देश सुरक्षित रहता है। आप वातानुकूलित भवनों में बैठकर किसान की कानून की बात नहीं कर सकते, आपको उसको शामिल करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इतने बड़े वकील हैं, तो आप ये आपकी इसमें क्या राय है कि जैसे सरकार, संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है, क्या ये पॉसिबल है कि ये कानून वापस लिया जा सके? देखिए, अब तक माननीय मोदी जी की सरकार देश को सोने की चिड़िया जगत गुरु बनाना चाहती है। मोदी जी बहुत अच्छे कार्य कर रहे थे, सारे देश में उनकी सराहना हो रही थी, सारी दुनिया में सराहना हो रही थी, लेकिन अब ठीक क्यों लग गया? कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने इन कानूनों के समय जल्दबाजी दिखाई। पहली बात क्या है, ये जो आंदोलन है किसानों का, मोदी जी के खिलाफ नहीं है, ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के खिलाफ है, जिन्होंने कानून बनाए। मोदी जी अच्छे कार्य करते थे, लेकिन अब मोदी जी अपनी पार्टी के मुखिया हैं, इसलिए उन पर आरोप आता है। नहीं जी, मेरा सवाल ये था, ये वापस हो सकता है कानून? हाँ, इसका आपका बड़ा सीधा सवाल, सीधा जवाब दे रहा हूँ। संसद में इस समय संसद चले, लोकसभा भी राज्यसभा भी, इस बीच में नहीं चल रही थी, अब स्टार्ट हुई है। इस समय लोकसभा और राज्यसभा चले, जब मोदी जी ने लगभग अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में 200 कानूनों को वापस लिया है। अच्छा। लगभग 200 कानून जो बेकार थे, अनुपयोगी थे, उनका उपयोग नहीं हो रहा था, उनको वापस लेके खत्म कर दिया। तो खत्म तो सरकार कर सकती है, उपयोग अनुपयोग की बात अब पता चली। पहले वो कह सकते थे, हमें नहीं इस बात की पता थी कि इतना विरोध है, इतना लोगों में है, क्योंकि किसान के हित का मामला है। तो आप क्या आजादी के इतने बार 72वां गणतंत्र दिवस जब हम मना रहे हैं, तो जब इन कानूनों के बिना हम 72वां गणतंत्र दिवस अच्छी तरह मना सके, कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, तो अब ऐसी स्थिति में हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? तो वापस हो सकते हैं। दूसरी बात, संसदीय समिति होती है, उसमें डिस्प्यूटेड, अगर ऐसा डिस्प्यूट पैदा हो गया तो उसमें प्रतिपक्ष के लोग भी होते हैं, उसमें इन कानूनों को भेजा जा सकता है। सरकार ने माना कि हम 1.5-2 साल के लिए इसको रोकेंगे, इसका मतलब गलत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कई दिन बहस चली, आप लोगों को पता है, देखा है आपने। इसी बात की बहस थी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के वकील कह रहे थे स्टे नहीं लग सकता, नहीं लगना चाहिए, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं ना कहीं माना कि इन कानूनों में कुछ खामी है, इसलिए स्टे दिखाया। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि भारत सरकार के बनाए हुए कानून, देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हस्ताक्षरित कानून को माननीय सर्वोच्च न्यायालय रोक दिया।
अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया और उस पर भारत सरकार ने माना कि हम नहीं लागू करेंगे इसको, वार्ता करेंगे आपसे, कमेटी बनाएंगे किसानों की, चर्चा करेंगे किसानों से, उसके बाद आगे प्रोसीडिंग होगी। तो ये अब चीजें सारी समझ चुके हैं। अब इसमें किसानों को से भी मैं अनुरोध करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से किसानों से भी अनुरोध करूंगा कि उन्हें भी राजनीति में नहीं पड़ना है। वो संत हैं जो 72 दिन से बैठे हैं, उन्होंने धूप सही, वर्षा सही, आंधी सही, सर्दी सही, दिल्ली का 1.5 टेम्परेचर सहा है, ठीक है, सब कुछ सहा, अब तो मुकदमे भी सह रहे हैं, तो वो भी संत हो चुके। मोदी जी संत, वो भी महासंत। तो ऐसा इतना तप कर लेता है आदमी, तप लेता है तो वो, तो अब उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि क्या अगर कानून में 100 बातें हैं, ऐसा भी नहीं है कि 100 बातें में से 100 की 100 गलत हैं, ऐसा भी नहीं होता। हम लोगों के पास अपोजिट पार्टी के कई बार काउंटर एफिडेविट आते हैं, 2 पार्टियां हैं, हम कहते हैं गलत है, लेकिन जब उसका पिटीशन आती है तो जब हम उसका रिप्लाई देते हैं तो लिखते हैं पैरा नंबर 1 ठीक है, पैरा नंबर 2 लीगली ठीक है, पैरा नंबर 3 मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, हाँ पैरा नंबर 5, 6, 7 सब गलत हैं, टोटली गलत हैं और ये गलत है, ठीक कहते हैं। तो कुछ तो बातें सही है, तो आप 90% बातें बदलवा दो, सरकार चाहती है। नहीं, दोनों संत मिलके, जैसे आपने किसानों को भी संत बताया, मोदी जी को भी संत बताया, तो क्या ये दोनों संत मिलके एक बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। सोमवार को मोदी जी बोलेंगे सदन में, सोमवार को मोदी जी सदन में उन्हीं लोगों के साथ बात करेंगे जिन्होंने उसमें कानून को बनाने और ना बनाने में बातें रखी हैं, उनके साथ बात करेंगे। और किसानों के साथ किसान आगे आएंगे? नहीं, किसान को आना चाहिए, डायलॉग, बिना संवाद, बिना वार्ता के। संसद क्या है? हमारी वार्ता का तो माध्यम है। देश की सबसे बड़ी पंचायत है चुने हुए सदस्यों के द्वारा। संसद हमारे देश की करोड़ों आबादी के प्रतिनिधि हैं, वह जनप्रतिनिधि के रूप में जाते हैं, वह बात करते हैं, उन्हें अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, उन्हें इस बात का निर्वाह करना चाहिए। आपने अभी 72वें गणतंत्र दिवस का जिक्र किया था, तो एक जो 72वें गणतंत्र दिवस में 72 साल बाद जो घटना घटी लाल किले पे, उन्होंने अपने एक अमुक धर्म का झंडा भारतीय झंडे को उतार के उसकी जगह लगा दिया, उसके बारे में आपकी क्या? बहुत दुखद है, बहुत गलत है। उसके लिए देखिए कौन जिम्मेदार। अब लाल किला पहले तो ऐतिहासिक संपत्ति थी, संपत्ति ऐतिहासिक तो अब भी है, लेकिन अब वो लीज पर किसके है? चाहे अडानी अंबानी जी ने लीज पर ले रखी है, अब वही उनको टिकट उन्होंने बढ़ा दिया, तो मेंटेनेंस के लिए है। हाँ, मेंटेनेंस के साथ क्या आपके पास कमी थी? देश के और लोगों को मेंटेनेंस क्यों नहीं दिया गया? नहीं, दिल्ली बताइए, तो झंडा लगाना का देखिए अलग बात, मेंटेनेंस का मामला एक अलग बात है, क्यों दे दी गई उसे? लोग कहते हैं मुझसे आके कि नहीं वो सरकार की नई चीज रही, वो लीज पे है, अब वो प्राइवेट कंपनी, हमें इसलिए नफरत थी अडानी अंबानी। मैंने कहा गलत है, फिर भी गलत है, ऐतिहासिक चीज तो रहेगी, ऐतिहासिक चीज है। आप झंडे की बात करें, राष्ट्रीय का झंडा तो लहरा रहा है, निशान साहब का झंडा था, पहली बात क्लियर करो, खालिस्तान का झंडा नहीं था, निशान साहब का झंडा ये कहाँ लहराता? ठीक लाल किला के सामने गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा, वो उसमें वही झंडा लहराता है। माननीय प्रधानमंत्री जी अमृतसर जाते हैं, कोई भी मंत्री अमृतसर जाते हैं, जब जहां जाते हैं तो उस पर मानते हैं वो निशान साहब का झंडा। हम भी आप गुरुद्वारा जाते हैं, हम तो सब समाज मानने वाले हैं, सर्वधर्म संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं। ठीक संसद भवन के पास गुरुद्वारा रकाबगंज और दूसरा गुरुद्वारा बंगला साहिब गुरुद्वारा, बंगला साहिब गुरुद्वारा रखा। संसद भवन से बड़ी चीज है, संसद भवन संवैधानिक बड़ी चीज है, लेकिन क्वार एरिया में देखें तो ये संसद से बड़ी, ठीक है। तो वहां भी निशान साहब का झंडा लहराता, नीचे झंडा लहरा गया, इतना बड़ा ऐसा अपराध हुई, लेकिन गलत हुआ। जो घटना थी, जिस तरह से वहां तलवारें लहराई गई, जिस तरह से वहां नारेबाजी की गई, जिस तरह से पुलिस ने वहां धक्का दिया, पुलिस को धक्का दिया गया, लेकिन पुलिस की भी गलती। वहां पहुंच कैसे गए? आपके पास तो सुरक्षा के अधिकार थे, आप वहां पहुंचने क्यों दिया गया? अब लोग दिखा रहे वीडियो, पुलिस वाले हाथ मिला रहे थे, पहुंच रहे थे, पुलिस वाले घायल हुए, चुटैल हुए, चोट लगी, खाई से नीचे गिरे, दुखद था, बहुत दुखद था। पुलिस और जवान को आपस में क्यों लड़ाया जा रहा है? क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं कि पुलिस और जवान आमने सामने लड़ रहा है? बैरिकेड के इधर पुलिस है, बैरिकेड के सामने उसका बाप खड़ा है, जवान का, जो भूखा है, प्यासा है, शाल ओढ़े, ठंड लग रही, वो किसान है उसके। देखिए किसान और जवान जैसे ये है, इस पर इधर को मुंह करके किसान लेटा हुआ है, उधर को मुंह करके जवान लेटा हुआ है, बीच में सरकार ने कुछ लगा दिया है जिससे दोनों ना मिले। अगर इन दोनों ने करवट बदला और करवट बदल के दोनों मिल गए
तो ये दोनों एक है, इन दोनों के बिना देश नहीं चल सकता। अभी जैसे कि फिलहाल में जो आज चक्का जाम करने का इनका वो था और चक्का जाम किया भी गया कहीं कहीं, तो अब जैसे वहाँ कटीले तार और वो कीलें लगाई गई हैं, तो अब इन सब परिस्थितियों को लेके क्या आपकी हाल फिलहाल में किसान संगठनों से बात हुई है कि वो सरकार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे या बीच का रास्ता निकालेंगे? देखिए, हमारे किसान संगठन जिनका मैं वकील हूँ, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान लोक शक्ति, इन सबसे हमारी बात होती है, वो हमसे पूछते हैं, कहते हैं, हम यही कहते हैं किसी तरह से इसका समाधान निकालिए, और वार्ता के बिना समाधान नहीं निकलेगा। हिंसा किसी चीज का जवाब नहीं है। आपको महात्मा गांधी के सिद्धांत अहिंसा पर चलना पड़ेगा। बेशक कैलिफोर्निया और विदेशों में महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ा जाए, उनके साथ हिंसा की जाए, लेकिन फिर भी हमारा देश महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलता है, चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, और अहिंसा के सिद्धांत को आपको मानना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या राकेश टिकैत इसको एक राजनीतिक ढंग या राजनीतिक लिबास में लपेटने की कोशिश में नहीं लगे हुए? नहीं, राकेश वो पहले अभी कुछ दिन पहले वो लोकदल की टिकट से चुनाव भी लड़े थे कांग्रेस के समर्थन के साथ, तो ये क्या ये अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं? नहीं, राकेश टिकैत सीधा साधा आदमी है, सीधा साधा किसान है। महेंद्र सिंह टिकैत का लड़का होना गुनाह तो है नहीं, उसका भाई है, वो संगठन चलाना गुनाह नहीं, अपने बाप के संगठन को चला रहा है। देखिए, वो 40 संगठनों के साथ 12 बार वार्ताओं में गया है। अगर राकेश टिकैत गलत होता तो वो 12 बार की वार्ताओं में जाता, कहीं विद्रोह दिखा, कहीं नाराजगी दिखी, कहीं वो देशद्रोही दिखे। क्या भारत सरकार के मंत्री, माननीय मंत्री, क्या देशद्रोहियों से बात कर रहे थे? क्या विज्ञान भवन के दरवाजे देशद्रोहियों के लिए खोले जा रहे थे? ऐसा नहीं है। अब उनके मुकदमे लगा दिए गए। राकेश टिकैत सीधा साधा किसान है। चुनाव लड़ना कोई गलत तो नहीं है, चुनाव तो सभी लड़ते हैं, हार जाना उसके भाग्य की बात थी। ये बात आपकी। अब राजनीति, देखिए, राजनीति राकेश टिकैत नहीं कर रहा, राजनीति किसान, वो तो 60 दिन से बैठा था भाई। अब राजनीति करने वाले अपने लिए राजनीति का रास्ता खोजने के लिए वहां जा रहे हैं। आपके चैनल वहां लगे हुए हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, आप लोग कवरेज दे रहे हैं, इसलिए वहां किसान उन किसानों के साथ सहानुभूति देने के लिए राजनेता पहुंचते हैं। राजनेताओं में अगर सहानुभूति होती किसानों के लिए तो संसद में जब ये कानून लाया गया तभी इतना हंगामा होता। अगर इनमें सहानुभूति होती तो 60 दिन से जब आंदोलन चल रहा था तब पहुंचते, लेकिन अब सब अपनी राजनीति करने के लिए राकेश टिकैत को प्रयोग करना चाह रहे हैं, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। राकेश टिकैत और किसान संगठन किसानों के साथ हैं, किसानों के लिए। कुछ उपद्रवी तत्व, कुछ शरारती तत्व हर जगह मिल जाते हैं, शादी ब्याह में तक घुस जाते हैं, लॉकेट ज्वेलरी छीनने छानने लगते हैं, मोबाइल चोरी करने लगते हैं, अंतिम संस्कार में लोग जा रहे थे वहां से फोन चोरी हो जाते हैं, वहां हो जाते हैं। तो इस तरह के शरारती तत्व हमारे देश में है, उन्हें सरकारों को नियंत्रण करना चाहिए, कठोर दंड देना चाहिए और उनको सीधे और सच्चे किसानों को उसमें लपेटना नहीं चाहिए। तो ये किसान जब ये मानते हैं कि जो जलाल जिले में जो दुर्घटना हुई थी उसमें शरारती तत्व थे, तो आज वो उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लेने की मांग क्यों उन्होंने एक ऐड कर दी इसमें? इसलिए उसमें कारण है, आप सिद्ध करें कि 4 पे आपने सीधे 40-40 आरोपी बना दिए, जो वार्ता में जा रहे थे वो सबको आरोपी बना दिया, वो नहीं थे। ये कमियां हैं। आप ये को कहते ना, दीप सिद्धू की बात की आपने, दीप सिद्धू को मैं जानता हूं। दीप सिद्धू सनी देओल का बहुत राइट हैंड था, साथ मिलता था वेस्टर्न कोर्ट में, दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में जहां सनी देओल को मिला था तो वहां गए थे, हम लोग थे, मिले थे, दीप सिद्धू मिला था, बात हुई थी। तो वो है उनके साथ होना, भारतीय जनता पार्टी की फोटो भी है, मुझे तो नहीं पता, आप ही लोगों ने दिखाया। विपक्षी पार्टियों के जैसे कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी के साथ भी तो कई नेताओं के उनके फोटो हैं, तो ये फोटो होना नहीं गुना, फोटो होना नहीं गुना, बिल्कुल गुना, कोई कहीं किसी के साथ खिंचा लेगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो है, माननीय गृह मंत्री जी के साथ कितने हाथ रहे होंगे, लेकिन कितने, देखिए मनमोहन सिंह जी का व्यवहार और माननीय गृह मंत्री जी के व्यवहार में अमित शाह जी बहुत टाइट
बहुत प्रबल, बहुत मजबूत देश के गृह मंत्री है, उनकी तुलना सरदार पटेल जी से की जा रही है, उनकी तुलना किसी और गृह मंत्री से नहीं की जा सकता है। और देश के मान सम्मान के लिए लगातार समर्पित है, बहुत अच्छे कार्य किए, धारा 370 36 ये सब हटाए, इनके सबके लिए काम किए, सीसीए बहुत काम किए, सख्त है। उनके साथ फोटो होना नॉर्मल नहीं कह सकते, उनके साथ लोगों के फोटो, उनके अपने सांसदों के कितने फोटो हैं, अपने प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के कितने फोटो हैं, मिलना बड़ा मुश्किल है। वो सार्वजनिक उतने जीवन में नहीं है जितने की और लोग रहे हैं, इसलिए उनके फोटो को उनसे तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन फोटो को हटा दीजिए आप, तो क्या दीप सिद्धू सरकार का व्यक्ति नहीं था, सरकार के लिए काम करने वाला नहीं था? अब अगर वो दोषी है तो ठीक है, उसे अपना लीगल ट्रायल करेगा वो। किसान संगठनों को तो नई जिम्मेदारी ले रहे हैं ना, किसान संगठन दीप सिद्धू के केस को वापस नहीं लेना चाह रहे, वो अपनी सफाई दे रहा है, वो अपनी बात कर रहा है। मौलाना साद की तरह उसके वीडियो आ रहे हैं, मौलाना साद जैसा हाल हो रहा है, मौलाना साद को भी खूब चलाते रहे, दीप सिद्धू को भी चलाते रहे, और उसका भी परिणाम देखा, इसका भी परिणाम देखा। निर्दोष को दंडित जल्दी कर दिया जाता है, लेकिन हमारा भारत का संविधान कहता है कि 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए, इसलिए निर्दोष को किसी की सजा नहीं होनी चाहिए। तो एक बेबाक चर्चा, एक जाने माने चर्चित एपी सिंह जी जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, वरिष्ठ वकील, उन्होंने एक बेबाक चर्चा की, किसान के मुद्दे पे उन्होंने चर्चा की। दोबारा से राम मंदिर जैसा कोई मुद्दा ना खड़ा हो, उसके लिए भी वो कार्यरत हैं, और आगे भी हम इनसे कई और अच्छे ज्वलंत मुद्दों पर बात करेंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।